हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू प्रो टैलेंट एंड आई एम नितिन परमार। माय डियर स्टूडेंट्स, आप सबका स्वागत है ऑन दिस 13 जनवरी फ्राइडे, शुक्रवार को आपका डेली न्यूज़पेपर एनालिसिस के इस सेशन के अंदर, जहां पे हम आपके साथ कुछ महत्वपूर्ण इवेंट्स लेकर आते हैं और हम ये डिस्कस करते हैं कि किस तरीके से इन मुद्दों को समझें और किस तरीके से एग्जाम के लिए इसकी तैयारी करें। अलग अलग एंट्रेंस एग्जामिनेशन में प्राइमरली हमारा फोकस रहता है लॉ एंट्रेंस एग्जामिनेशन के बारे में। दोस्तों, पिछले 3 दिनों में सेशन नहीं आया बिकॉज ऑफ माई हेल्थ इश्यूज, बट आई एम बैक एंड वी विल बी इन अ पोजिशन टू कवर ऑल दोज इश्यूज। मैं इस सेशन में पिछले 3 दिनों में जो भी महत्वपूर्ण घटनाएं हुई उनको मैं कवर अप कर लूंगा, तो आपको कोई भी चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। दोस्तों, चलिए देखते हैं, आज हम बात करने वाले हैं कुछ ऐसे महत्वपूर्ण मुद्दों के बारे में जो आपकी एग्जाम के लिए काफी महत्वपूर्ण हो सकते हैं। जैसे भोपाल गैस लीक के अंदर क्यूरेटिव पिटीशन दाखिल करी गई है, तो वो है क्या और उसमें सुप्रीम कोर्ट ने सेंट्रल गवर्नमेंट को क्या बताया, ये हम देखेंगे। पेरू और ब्राजील में बड़े बड़े प्रोटेस्ट क्यों हुए, किसकी वजह से हुए, गवर्नर और सीएम के कन्फ्लिक्ट्स काफ़ी समय से चलते आ रहे हैं। ठीक है, अभी तमिलनाडु के बारे में बात होती है। ठीक है, जोशी मठ, फिर बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्राइन के बारे में बात करेंगे क्योंकि वाइस प्रेसिडेंट साहब ने एक बड़ा सा मुद्दा उखाड़ के रखा है, हम उसके बारे में देखेंगे। वर्ल्ड कप 2023 हॉकी का इंडिया में खेला जा रहा है, उड़ीसा में। गोल्डन ग्लोब के अंदर नाटू नाटू छा गया है, तो हम उसके बारे में बात करेंगे। ग्लोबल साउथ के ऊपर रिमार्क प्राइम मिनिस्टर जी की, श्रीलंका के ऊपर अपडेट, और फाइनली कुछ रीडिंग का कंटेंट आपके लिए। दोस्तों, आप सबको पता होगा यूनियन कार्बाइड, दैट इज यूनियन कार्बाइड कॉरपोरेशन, एक ऐसी संस्था थी, एक ऐसी कंपनी थी जिसने बड़े गलत काम करे। ठीक है, ये गलत काम क्या यूनियन कार्बाइड अकेला उसमें इन्वॉल्व था या बहुत सारे लोग इन्वॉल्व थे? ठीक है, जब इतनी बड़ी हादसा हो जाता है, इतना बड़ा कोई एक इनसे गलती हो जाता है, तो मेरा तो ऐसा मानना है कि जनरली एक संस्था की जिम्मेदारी नहीं होती, उसके साथ जुड़े हुए बहुत सारे लोग और रेगुलरली उसके अंदर गलतियां करते रहते। जैसे जोशी मठ का केस देख लीजिए आज, है ना। जोशी मठ में गलती सिर्फ जोशी मठ की थोड़ी है, पूरे सिस्टम की प्रॉब्लम है। एक सिस्टमेटिक गलती, नॉट सिस्टमेटिक, सिस्टमिक गलती हो गई है। ठीक है, चलिए आते हैं इसके ऊपर। अब ये जो यूनियन कार्बाइड के का जो भोपाल गैस लीक केस है, उसके बारे में यूनियन कार्बाइड की बात है। यूनियन कार्बाइड कॉरपोरेशन इज अ कंपनी, ठीक है, जिसका वहाँ पे एक प्लांट था और वो प्लांट के अंदर से, है ना, मिथाइल आइसोसाइनाइड एक इनसे निकल गया। भोपाल में बहुत सारे लोगों की मौत हो गई, है ना। ऑफिशियली 5,300 लोगों की मौत हुई। ठीक है, करीबन 5,70,000 लोगों की इंजरी हुई। रियलिटी में मौत तो बहुत सारे लोगों की हुई। एंड दिस हैपेंड इन 1984। 1989 में, ठीक है, अब 1984 का केस हुआ यूनियन कार्बाइड कॉरपोरेशन का, और इस केस को ले जाने के ऊपर बात करी गई थी कि अमेरिका लेके जाएंगे क्योंकि अमेरिका में टॉर्ट के केसेस बहुत सक्सेसफुल होते हैं। तो इंडिया ने बोला ना जी, हमारे यहाँ पे भी बहुत अच्छी लीगल सिस्टम है, हमारे यहाँ पे भी अच्छे लॉयर हैं, हमारे यहाँ पे भी इसका कुछ जजमेंट आएगा, और हमने इस केस को यहाँ पे रख दिया गलती से। और प्रॉब्लम ये हुआ, यूनियन कार्बाइड कॉरपोरेशन के अंदर बहुत सारे इंडियन गवर्नमेंट की कंपनियों के शेयर होल्डिंग थी, तो उसकी वजह से देखा जाए तो भाई पूरी जिम्मेदारी एक तरीके से सभी लोगों की बननी चाहिए जिसमें गवर्नमेंट भी इन्वॉल्व है। पर ऐसे केस के अंदर गवर्नमेंट ने बहुत मजेदार सा काम किया। गवर्नमेंट ने बोला कि मैं सब लोगों का फादर हूं और मैं इन सबके बेसिस के ऊपर मैं केस करूंगा और फिर उसके बाद मैं सबके लिए कंपेंसेशन लेकर आऊंगा। चलिए, अच्छी बात है, कंपेंसेशन लेकर आने की बात करी। कंपेंसेशन का जजमेंट आया 1989 में, जो करीबन $470 मिलियन का कंपेंसेशन के बारे में बात हुई। ठीक है, चलिए, ये अच्छी बात है। अब इसमें पंगा तो कुछ नहीं है ना। हालांकि जो जजमेंट देना चाहिए था वो दे चुके, और जो कंपेंसेशन देना चाहिए था वो कंपेंसेशन देने के बारे में बात करी गई। ठीक है, अब क्योंकि गवर्नमेंट चाह रही है कि इसके ऊपर एक क्यूरेटिव जुरिस्डिक्शन, क्यूरेटिव पिटीशन लगाया जाए, और लगा दिया है क्यूरेटिव पिटीशन। सुप्रीम कोर्ट ने बोला बिल्कुल ध्यान से देख लो भैया, तुम क्यूरेटिव पिटीशन तो लेकर आए हो, ठीक है, पर हम इसके ऊपर क्या जजमेंट दे उसके ऊपर ध्यान देना। यू आर ऑन अ स्लीपरी ग्राउंड,
ऐसा कोर्ट ने गवर्नमेंट को सुना दिया है। दोस्तों क्यूरेटिव पिटीशन प्राइमरी 2 ग्राउंड के ऊपर लगाया जाता है, बहुत लिमिटेड ग्राउंड है, 2 ग्राउंड के ऊपर लगाया जाता है। क्यूरेटिव पिटीशन का मतलब हो जाता है कि हमें लगता है कि आपने जो जजमेंट दिया उसको क्योर करना चाहिए, उसमें गलती है, उसमें गलती होने के पहला कारण है, ठीक है, कि भैया आपने जो हमें सुनना चाहिए वो आपने सुना नहीं, यू आर नॉट गिवन इनफ अपॉर्चुनिटी टू अस टू हियर द मैटर, दैट्स अ फर्स्ट ग्राउंड। द सेकंड ग्राउंड इज द जजेस वर बायस्ड, ठीक है। अब यहां पे हमारे अटॉर्नी जनरल साहब मिस्टर वेंकट रमानी ये क्यूरेटिव पिटीशन लेकर आए हैं, ये बोल के कि दिस ट्रेजेडी इज ऑफ एनॉर्मस लेवल and thereby it involves huge human cost and therefore we should be allowed this curative petition. कोर्ट ने बोल दिया that court cannot act like a knight in the shining armor granting panacea for all. हम आपके गवर्नमेंट के अंदर एक नाइट की तरीके से काम नहीं कर सकते कि जब आपको ज़रूरत पड़े तब आप हमारा इस्तेमाल करें और हमारा इस्तेमाल करने के बाद आप अपनी बातों को मनवाए, ऐसा हो नहीं सकता है, ठीक है। तो ये कोर्ट ने तो सुना दिया है और सामने यूनियन कार्बाइड भी ये बोल चुका है, वी वॉन्ट पे फार्दिंग मोर, वी वॉन्ट पे एक पैनी भी, हम इससे ज़्यादा 1 रुपया पे करने के लिए तैयार नहीं है। तो ये एक बड़ा मुद्दा डेवलप हो रहा है भारत के अंदर। मुझे लगता है कि ये एक पूरी लीगल सिस्टम के अंदर जिस प्रोसेस को समझना चाहिए था गवर्नमेंट को, वो गवर्नमेंट ने नहीं समझा है और अब गवर्नमेंट इसके ऊपर कुछ काम करने की तैयार होना चाहेगी, तो जो पॉसिबल नहीं है ना। एक बहुत बड़ा हॉरिफिक डिसीजन आ चुका है और इस डिसीजन के ऊपर अब किस तरीके से आगे बढ़ेंगे ये तो भाई भगवान ही बताएंगे, ठीक है ना। तो दिस इज वेयर द प्रॉब्लम इज कमिंग अप एंड दिस इज वेयर द सिनेरियो इज कमिंग अप। आपने सुना होगा एब्सोल्यूट लायबिलिटी का आइडिया, है ना, हमारे इंडिया में ही डेवलप हुआ था। दोस्तों जो लॉ में एक अंडरस्टैंडिंग थी स्ट्रिक्ट लायबिलिटी का, ठीक है, जो रिलेन वर्सेस फ्लेचर वाले केस के अंदर डेवलप हुआ था, उसके बाद इंडिया में एमसी मेहता और ये भोपाल गैस ट्रेजेडी के द्वारा एब्सोल्यूट लायबिलिटी का कंसेप्ट इंडिया में डेवलप हुआ था, ठीक है। और इसके नज़रिए से ये बड़ी महत्वपूर्ण बात है। क्विकली अपडेट ले लेते हैं, पेरू में क्या हुआ, ब्राज़ील में क्या हुआ। Brazil repeated what America had done, you can say, after the, you can say, passing on the government from Trump to Biden साहब, सही है। वैसा ही बोल्सोनारो से लूला के तरफ जब सत्ता ट्रांसफर हुई तो यही हुआ। बोल्सोनारो साहब को ऑफिशियली अपनी सत्ता इन ये लूला के हाथ में देनी थी, वो आए ही नहीं, वो 2 दिन पहले यूएसए भाग गए। ये सुनो, अब वहाँ के लोग प्रोटेस्ट करने लगे, जो बोल्सोनारो के समर्थक थे वो पहुँच गए वहाँ के एजेंसी पार्लियामेंट के पास और हल्ला करने लगे, बड़ा प्रोटेस्ट किया। फाइनली गवर्नमेंट ने उसको कंट्रोल तो कर लिया, पुलिस अथॉरिटी ने उसको कंट्रोल तो कर दिया। और इधर पेरू में, पेरू है ना, एक बड़ा मज़ेदार सा देश है पेरू करके, वहाँ पे दिस इज़ इन साउथ अमेरिका, पेरू में एंटी गवर्नमेंट प्रोटेस्ट हुए। एंटी गवर्नमेंट प्रोटेस्ट का बेसिक ऑब्जेक्टिव ये था कि जो लेडी सत्ता पे आई थी जीतकर, है ना, दैट इज एक से जिनका नाम था मिस एक से बोलुआर्ते, क्या नाम है उनका, मिस बोलुआर्ते, ठीक है, उनका रिजाइन करने के बारे में बात हो रही है क्योंकि उन्होंने उस समय के प्रेसिडेंट थे, प्रेसिडेंट पेड्रो कास्टेलो, उनको पकड़ के जेल में डाल दिया था एंड शी गॉट इनटू दी पावर। तो अब इनके खिलाफ प्रोटेस्ट हुआ, इस प्रोटेस्ट में 17 लोगों की जान चली गई है और इसकी वजह से ये काफ़ी ज़्यादा दिक्कतें आई है। जो पेड्रो कास्टेलो थे उनके ऊपर करप्शन चार्जेस थे, करप्शन चार्जेस के बाद इन्होंने सत्ता अपने हाथ में ले ली थी। दिस इज इन दिसंबर 2022 और 1 महीने के अंदर, है ना, वहाँ के लोग मतलब मिस कैसे बोलुआर्ते के साथ फेवर में नहीं है, ठीक है। तो ये सब दिक्कतें तो वहाँ पे हो रही है। दोस्तों क्लैट 2024 का तगड़ा कोर्स है दोस्तों, इसको ज्वाइन ज़रूर करिए, है ना। आई एम कमिंग अप विद अ न्यू बैच अनाउंसमेंट एज वेल, सो डोंट मिस आउट ऑन इट, ठीक है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, हम बात करेंगे आज एक बड़े महत्वपूर्ण स्पेशल फीचर की तरीके से, विच इज़ अबाउट गवर्नर ऑफ तमिलनाडु RN रवि।
when he walks out of the assembly after CM Stalin's speech, CM स्टालिन की स्पीच के बाद जब वो स्पीच देने वाले थे, ठीक है, तब उन्होंने जो स्पीच देने के बारे में बात करी, लोग उनके सामने ऐसे प्रोटेस्ट करने के लिए आ गए, उनको आगे बोलने नहीं दिया और फाइनली वो यहाँ से निकल गए, ठीक है। गवर्नर साहब को क्यों निकलना पड़ा, गवर्नर साहब को के खिलाफ क्यों प्रोटेस्ट हुआ, ये समझते, ये स्टालिन साहब यहाँ बैठे हुए पाए जा रहे हैं आपके सामने, है ना। RN रवि साहब कुछ बोल रहे हैं, इनके सामने इतने सारे लोग खड़े हो गए प्रोटेस्ट करने के लिए। प्राइमरली ये भाई साहब का कहना था, गवर्नर साहब का कहना था कि इस स्टेट का नाम तमिलनाडु क्यों रखना चाहिए, इसका नाम तमिलनाडु नहीं होना चाहिए, ठीक है। चलिए भैया, तमिलनाडु नहीं होना चाहिए, जो नाम होना चाहिए उसके बारे में किस बात की लड़ाई, है ना, क्यों उनको फिर दिक्कत होने लगी। प्रॉब्लम ये होता है कि समझिए दोस्तों, गवर्नर एक कॉन्स्टिट्यूशनल पोजीशन है, इट्स अ टाइटुलर पोजीशन, सिर्फ नाम मात्र की पोजीशन है। गवर्नर इज अपॉइंटेड थ्रू सेंट्रल गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा अपॉइंट किए जाते हैं गवर्नर साहब। गवर्नर इज जनरली एन आउटसाइडर टू द स्टेट। गवर्नर को जो भी काम दिया जाता है, he has to work under the aid and advice of the council of ministers, ठीक है दोस्तों। प्रेसिडेंट साहब भी टाइटुलर हेड है, उसी तरीके से गवर्नर भी टाइटुलर हेड है और उनको काम करना है अंडर द एड एंड एडवाइस ऑफ द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर। दोस्तों, प्रेसिडेंट साहब के पावर को कॉन्स्टिट्यूशन में क्लियर कट लिखा हुआ है कि इनके पास ये पावर है ही नहीं कि अपनी मर्जी से कुछ कर सके, ही डजंट हैव अ डिस्क्रिशनरी पावर। हालांकि गवर्नर के पास कुछ डिस्क्रिशनरी पावर जरूर होता है। हावेवर कोर्ट ने, सुप्रीम कोर्ट ने बहुत सारे जजमेंट के द्वारा ये तो क्लियर कर दिया है कि गवर्नर के पास भी डिस्क्रिशनरी पावर बहुत सारा नहीं होता है, ठीक है, ये क्लियर कट बोल चुके हैं। देखिए दोस्तों, भारत एक फेडरल, एक क्वासी फेडरल स्ट्रक्चर है और उसके अंदर ये एक इंडिया का पॉलिटिकल मैप देखिए, और इस पॉलिटिकल मैप को हम ये समझने की कोशिश करेंगे कि किस जगहों से ये दिक्कतें शुरुआत होती है। दोस्तों, आज केरला में, तमिलनाडु में, ठीक है, तेलंगाना में, थोड़े समय पहले महाराष्ट्र में, ठीक है, इधर झारखंड, छत्तीसगढ़, वेस्ट बंगाल, कभी राजस्थान में, कभी पंजाब में, ठीक है, दिक्कतें होती रहती है। ये वो जगहें हैं जिन जगहों पे सेंट्रल गवर्नमेंट के सपोर्ट वाली स्टेट गवर्नमेंट नहीं है, तो वहाँ पे तो वो डबल इंजन वाली सरकारें थोड़ी है। डबल इंजन की सरकारों का मतलब हो जाता है कि भैया सेंट्रल गवर्नमेंट जो चल रही है उन्हीं को सपोर्ट करने वाली गवर्नमेंट स्टेट में भी चल रही है, या उन्हीं पार्टी की या उनके सपोर्ट की चल रही है। ये जो मैं आपके सामने दिखा रहा हूँ स्टेट्स, वहाँ पे उनकी सरकारें नहीं चल रही है ना। लुक एट व्हाट हैपन इन केरला। केरला में, ठीक है, जो एक से गवर्नर साहब थे, गवर्नर इज जनरली कंसिडर्ड टू बी द चांसलर of the state universities there, है ना। गवर्नर is considered to be ex officio chancellor of the universities there, और उन्होंने, गवर्नर साहब ने वाइस चांसलर, 11 वाइस चांसलर ऑफ केरला को निकाल दिया, ठीक है। जो वहाँ के सीएम को नहीं पसंद आया तो सीएम ने वहाँ के रूल बनाकर मतलब वहाँ पे लेजिस्लेचर के द्वारा चेंज करवा दिया कि गवर्नर विल नो लॉन्गर बी द चांसलर ऑफ द यूनिवर्सिटीज, ऐसा कर दिया। इधर हम चलते तेलंगाना में, आज हम बात करने वाले तमिलनाडु के बारे में, ठीक है। तब तेलंगाना में जाते, तेलंगाना के जो एक से सीएम है, उनके बहुत सारे जो बिल्स है जो उन्होंने पास नहीं करे गवर्नर मैडम ने, और करीबन 11-12 बिल्स उन्होंने अपने पास संभाल के रखे, और ऑफिशियली ये दो लोग झगड़ते रहते हैं, ठीक है। जब मोदी साहब भी गुजरात के सीएम थे तब कमलाबेन बेनीवाल और मोदी साहब की बनती नहीं थी, ठीक है। कमलाबेन बेनीवाल वॉज अपॉइंटेड बाय दी सेंट्रल गवर्नमेंट, उस समय पे थी सेंट्रल गवर्नमेंट कांग्रेस की, और मोदी साहब का वहाँ पे बनता नहीं था, और दोनों कभी आमने सामने आकर बैठ के बात ही नहीं करते थे, ठीक है। सो दिस इज हाउ द सिनेरियो इज, है ना। लुक एट वेस्ट बंगाल, है ना, ममता बनर्जी एंड दिस धनखड़ साहब, दोनों के बीच में तो बड़े पंगे। धनखड़ साहब तो ऑफिशियली ये जो ममता बनर्जी थी उनके लिए बात मानते ही नहीं थे। फाइनली वो निकल कर आज वाइस प्रेसिडेंट बन गए, और वाइस प्रेसिडेंट बनकर वहाँ बैठे बैठे,
है ना, वाइस प्रेसिडेंट की पोस्ट में बैठे बैठे बीजेपी का मामला आगे बढ़ाने की कोशिश करते हैं। हम देखते हैं अभी थोड़ी देर में, है ना। इधर पंजाब में अलग ही माहौल चला रहा है। पंजाब के अंदर जो से गवर्नर साहब है, पंजाब गवर्नमेंट की बातें मान ही नहीं रहे। इधर से कोश्यारी साहब इन महाराष्ट्र, अब क्योंकि एकनाथ शिंदे साहब आ चुके हैं तो कोश्यारी साहब को कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप कोई पंगा नहीं कर रहे। पर जब कोश्यारी साहब नहीं थे, है ना, महाविकास अघाड़ी एक कोएलिशन गवर्नमेंट थी, उस कोएलिशन गवर्नमेंट में बीजेपी का सपोर्ट नहीं था, तो बिल्कुल कोश्यारी साहब वहाँ बैठे बैठे पूरी की पूरी गवर्नमेंट चला रहे थे। ये सुनो, तो एक बड़ी प्रॉब्लम क्रिएट हो रही थी। ठीक है, इफ़ यू लुक एट से छत्तीसगढ़ में गवर्नर मैडम और झारखंड में से एक और परेशानियां क्रिएट हो रही है। तो ये तरीके से कहीं ना कहीं गवर्नर एंड चीफ मिनिस्टर्स आर एट लॉगरहेड। तमिलनाडु के गवर्नर RN Ravi, when he walks out of the assembly, ठीक है, there are many similar incidents took place in many other states earlier. ठीक है, now what is the scenario? Why did this guy had to leave the assembly? Why this Mr. RN Ravi had to leave the assembly? RN Ravi holding a constitutional position as a governor, and when he goes in the assembly, remember this, note this out, है ना, सब लोग नोट करिए इसको। जब भी गवर्नर साहब, है ना, अपनी ऑफिशियल पोजीशन से कहीं पे भी जो बोलने जाएंगे, भले वो गवर्नर हो या प्रेसिडेंट हो, ठीक है, वो जो भी बोलेंगे वो कागज उनको दिया गया होगा, उनके काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स ने, CM ने दिया होगा, और वही उनको बोलना है। वो अपनी मर्जी का कुछ नहीं बोल सकते। उनको जो बोला है वही उनको बोलना है। ठीक है, उनको बोलना चाहिए था, ठीक है, तमिलनाडु। उन्होंने बोला ना जी, तमिलनाडु थोड़ी है, तमिलनाडु लैंड ऑफ तमिल्स, नाडु इज अ लैंड, तमिलनाडु ऐसा बोलना चाहिए था उनको। ठीक है, उन्होंने बोला ना जी, तमिलनाडु थोड़ी। उन्होंने एक और वर्ड बोला, सो ही सेड तमिड़गाम। The word he used was Tamidagam. Okay, Tamidagam. Now, whether am I pronouncing it right or not, ठीक है, just my Tamil friends, मतलब अगर मेरे से गलती हो गई तो sorry, but this is what the idea is, है ना। Tamidagam was the response from him, which is not mentioned by the council minister, which he should not talk. कॉन्स्टिट्यूशनल पोजीशन है, कॉन्स्टिट्यूशन की मर्यादा में रहकर बोलना चाहिए था। ठीक है, प्रेसिडेंट साहब के ऊपर तो प्रॉपर रिस्ट्रिक्शन है, गवर्नर के ऊपर थोड़ा लिमिटेशन क्लियर कट नहीं है, पर 42nd अमेंडमेंट के द्वारा क्लियर कट बोला गया है कि तमिल मतलब जो भी गवर्नर होंगे उनको अंडर द एड एंड एडवाइस ऑफ CM एंड काउंसिल ऑफ मिनिस्टर में काम करना चाहिए। ठीक है, पर उन्होंने किया नहीं, और इसकी वजह से प्रोटेस्ट हुआ, और इसकी वजह से फिर उनको निकल जाना पड़ा, वो खुद ही निकल गए। बराबर है। तो भैया अब इसका सॉल्यूशन क्या है? सॉल्यूशन की ज़रूरत ही कहाँ है? ऑलरेडी क्लियर मैटर है। when the things are very clear, it is in the hands of certain individual who are creating such kind of ruckus, and उन रकस करने वाले लोगों की वजह से दिक्कत होती है। तो मुझे लगता है कि कोई सॉल्यूशन की तो आवश्यकता ही नहीं है, क्लियर कट मुद्दे हैं, है ना। हमारे CGI साहब भी बोलते हैं ना, वाई हैव एन इलेक्टेड गवर्नमेंट इन दिल्ली इफ सेंटर कॉल्स ए शॉट, है ना। सब कुछ सेंट्रल गवर्नमेंट बोलती रहेगी तो हमें इलेक्टेड गवर्नमेंट की ज़रूरत ही क्या है, ऐसा हमारे CGI चंद्रचूड़ साहब बोल रहे हैं। तो एक तरीके से तो दिक्कत की बात है ना। ठीक है, हमारा जो फेडरल स्ट्रक्चर है, ठीक है, एक तरीके का फेडरल स्ट्रक्चर जहाँ पे सेंटर के पास कुछ पावर है, स्टेट के पास पावर है, हमने कोशिश करी डिसेंट्रलाइजेशन करने के नज़रिए से ताकि स्टेट के पास भी कुछ पावर आए, पर सब काम अगर सेंटर ही करेगा अलग अलग तरीके से तो फिर हमें इलेक्टेड गवर्नमेंट की ज़रूरत ही क्यों है? फिर तो हटा दो और सब कुछ गवर्नमेंट अपने हाथ में ले ले, है ना। सब कुछ ले लो भाई, मीडिया भी अपने हाथ में ले लो, है ना, गवर्नमेंट ही अपने हाथ में ले लो, ठीक है, रिलीजन भी अपने हाथ में ले लो, सब कुछ अपने हाथ में ही ले लो भाई। फिर तो ये सब सिस्टम रखी क्यों है? बराबर है। चलिए बढ़िया, बड़ा मज़ेदार सा कमेंट लगाया इन्होंने। जोशी मठ इज़ अ प्रॉब्लम। दोस्तों सब जगह पे आप ये बातें सुन रहे होंगे। जोशी मठ बनाया ही उस जगहों पे जहाँ पे लैंड स्लाइड्स होने के बाद रेत और पत्थरों की बनी हुई छोटी सी जगह,
जहाँ पे जब टाउनशिप बनाने के बारे में बात करी गई थी तो एक मिश्रा कमेटी बनाई गई थी। मिश्रा कमेटी ने कहा कि भैया यहाँ पे मत बनाइए ये टाउनशिप, ये पूरी टूट जाएगी फ्यूचर में। पर क्या बात करें, इंजीनियरिंग के स्टूडेंट्स को इंजीनियरिंग पूरा पढ़ाया जाता है, पर कहीं पे भी उनको जियोलॉजी, जियोग्राफी, है ना, जियो स्ट्रक्चर के बारे में कुछ नहीं पढ़ाया जाता है। और वो अपनी मन मर्जी से कहीं से बनाया हुआ प्रोजेक्ट कट कॉपी पेस्ट वाला लगा देते हैं। आजकल तो तुम लोग बनने वाले हो चैट जीपीटी वाले लोग, ऐसा नो, है ना। अब तुम लोग तो सब कुछ उठा के बनाने वाले लोग हो। तुम लोग ऐसी परेशानियां करोगे फ्यूचर में तो बड़े ध्यान रखना भैया। चैट जीपीटी को आंखें बंद करके मत फॉलो करना, है ना। जो समझदार बच्चा होगा उसको समझ में आ गया होगा चैट जीपीटी क्या है। ये सो नो, तुम लोग दुनिया को चैट जीपीटी के नज़रिए से मत बनाना। यहाँ पे इंजीनियरों ने यही तो बनाया, पूरा जोशीमठ बनाया उन लैंडस्लाइड्स की वाली जगहों पे जहाँ पे फ्यूचर में बड़ी बड़ी दिक्कत है। ठीक है, दूसरा प्रॉब्लम, दिस इज इन अगेन से जोन 5, वेरी हाई रिस्क एरिया पे, है ना, जोशीमठ आया हुआ है। ये आपको पता है ना, सिस्मिक जोन है भारत के अंदर। भारत को, है ना, अलग अलग सिस्मिक जोन में कैसे बांटा गया है, ठीक है, ताकि हम ये आइडेंटिफाई कर सके कि कौन सा एरिया सबसे ज़्यादा रिस्की है। आपने देखा होगा 2001 में भारत में कच्छ में एक बहुत बड़ा अर्थक्वेक आया था और बहुत सारे लोगों की मौत हुई थी। ठीक है, मैं लेकिन से पर्सनली उस जगह पे विजिट करने गया था आफ्टर द अर्थक्वेक। ठीक है ना, स्कूल कॉलेज में पढ़ रहा था, मैंने देखा कि सिनारियो बहुत बुरा हुआ था। टू सपोर्ट द पीपल देयर, है ना, आई वेंट देयर, आई स्टेड फॉर फ्यू डेज एंड आई ऑब्जर्व्ड द सिचुएशन दैट इट वाज अ हॉरिफिक सिचुएशन। बहुत बुरी सिचुएशन थी। ठीक है, बहुत बुरा नज़रिया मैंने देखा था, जिस तरीके से घर टूटे हुए थे, जिस तरीके से पूरे गांव के गांव तबाह हो गए थे, बुरी बुरी हालत थी दोस्तों। सिस्मिक 5 जोन में भी था वो, और ये भी सिस्मिक 5 जोन में है जोशीमठ। ठीक है, और 2009 में एनटीपीसी वहाँ पे एक अपना काम कर रहा था और वहाँ पे एक एक्वीफर, एक पूरा एक से पानी का एक जगह था, उसको उन्होंने पंक्चर कर दिया, जिसकी वजह से पानी वहाँ से टूट कर, वहाँ से निकल कर, है ना, एक्वीफर एक ज़मीन के अंदर पानी का एक जमावड़ा होता है, उस जगह को एक्वीफर बोलते हैं। और उसको अगर आपने तोड़ दिया तो वो पानी अलग अलग रास्तों से, है ना, दूर चला जाता है। तो वो एक्वीफर पूरा टूट गया और उसकी वजह से धीरे 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 पूरी ज़मीनें, है ना, अंदर अंदर टूटने लगी। 2022 में तो सिनारियो और बड़ा बनने लगा और ये अब इतनी बड़ी बड़ी क्रैक्स हो गई। ये है आपके सामने मलारी इन नाम की होटल, और एक और दूसरी होटल है, ठीक है, माउंट व्यू। 2 होटल्स, माउंट व्यू और मलारी इन, सबसे पहली टूटने वाली होटल्स है। ठीक है, और अब इसके ऊपर जो लोगों का डिमांड है वो तो ऑल द मोर अलग है, उसको भी मैनेज करना है ना। ठीक है, अब उनकी डिमांडें भी सही है। अब यहाँ पे लीगल मुद्दे यहाँ से डेवलप होंगे उनकी तरफ से कि आप हमें जो कंपेंसेशन दे रहे हो वो सफिशिएंट नहीं है। सरकार ने बोला हम आपको 1.5 लाख रुपए का कंपेंसेशन देंगे। भैया 1.5 लाख रुपया प्लस उनकी डिमांड है कि हमें कोई दूसरी जगह पे हम जब आप हमें भेजेंगे तो हमें इनफ सफिशिएंट पैसा मिलना चाहिए, हमारी जगह का मार्केट वैल्यू के मुताबिक पैसा, प्लस हमारी जो लाइवलीहुड वेस्ट होगी उसके द्वारा। जोशीमठ, ठीक है, भारत के पिलग्रिमेज की दुनिया के लिए महत्वपूर्ण जगह है। जोशीमठ वो जगह है जहाँ से आपको केदारनाथ जाना है, बद्रीनाथ जाना है, तो इसी रास्ते से जाएंगे। ये बॉर्डर एक से डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा बनाया गया महत्वपूर्ण सिटी है। आईटीबीपी का भी एक महत्वपूर्ण सिटी है, वहाँ से ये रास्ता जाता है। ठीक है, और ये अब 24/7 और पूरे 12 महीने सपोर्ट करने के लिए बनाया गया महत्वपूर्ण एक इनसे सिस्टम है। तो कहीं ना कहीं जोशीमठ और ऐसे बहुत सारे और सिटीज़ है जो हिमालयन डेवलपमेंट का एक इनसे जो पिछले करीबन 10-15 सालों में जो तेज़ी से आगे बढ़ाने की कोशिश करी। जब हम बात सुनते हैं नितिन गडकरी साहब के बारे में, और नितिन गडकरी साहब, है ना, बहुत अच्छे डेवलपमेंट की बातें करते हैं, पर उनकी तरफ से एक शब्द नहीं आया इस मुद्दे के ऊपर। ठीक है, यूट्यूब के माध्यम के द्वारा
वो अपनी बातों को बहुत फैलाते हैं यूट्यूब माध्यम में सबसे ज़्यादा कमाने वाले मिनिस्टर है नितिन गडकरी साहब, और नितिन गडकरी साहब को इस मुद्दे के ऊपर बोलना चाहिए। रोड एंड ट्रांसपोर्टेशन मिनिस्टर है और इस सिचुएशन में कुछ बोलने के बारे में बता नहीं रहे। अलग अलग तरीके के डेवलपमेंटल एक्टिविटीज़ यहाँ पे किए जा रहे हैं। कहीं पे बड़ी टनल बनाई जा रही है, कहीं पे बड़े डैम बनाए जा रहे हैं, और ऐसी ऐसी टनल्स बनाई जा रही है, ठीक है, जिससे लगता है कि अरे इंडिया कहाँ आगे बढ़ रहा है टेक्नोलॉजी में, पर यह अगले कुछ सालों के अंदर पता चलेगा इस टेक्नोलॉजी और एनवायरनमेंट का जो लड़ाई है वो किस तरीके से आगे बढ़ेगा। समझ में आ रहा है सबको दोस्तों? चलिए बढ़िया। अब आ रहे हैं वाइस प्रेसिडेंट साहब अपनी कुछ ऐसी बातें करने के लिए जिसके ऊपर हम क्या ही बोले इनके लिए। वाइस प्रेसिडेंट साहब की पोस्ट को, है ना, एक लांछन लगाने की बात तो जरूर कर रहे हैं। चले देखते हैं क्या बोल रही है। वाइस प्रेसिडेंट इज जगदीप धनकर, ही इज एन एक्स ऑफिशियो चेयरमैन ऑफ राज्यसभा, राज्यसभा के स्पीकर होते हैं। ही सेज दैट आई do not subscribe to the idea that judiciary can strike down the amendment passed by the legislature. ठीक है, on a ground that it doesn't fit the basic structure doctrine of the constitution. दोस्तों आपको पता होगा कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया इज अ वेरी इंपॉर्टेंट बॉडी। आज भारत टिका हुआ है क्योंकि भारत का कॉन्स्टिट्यूशन बिल्कुल बरकरार बना हुआ है। जब भारत का कॉन्स्टिट्यूशन अच्छी तरीके से चल रहा है उसी वजह से हम बोल सकते हैं कि देश अच्छे से चल रहा है। इस कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर भारत के संविधान ने अधिकार दिया है लोगों को, हमारे लेजिस्लेचर को, कि आपकी मर्जी, आप जो भी अमेंडमेंट करना चाहे आप कर सकते हैं। भारत के संविधान में अभी तक 105 अमेंडमेंट हो चुके हैं। अमेंडमेंट्स are not exactly law and therefore जो पार्ट 3 में रिस्ट्रिक्शन दिया गया है कि पार्ट 3 आर्टिकल नंबर 13 में बोला गया है कि कोई भी लॉ इस पार्ट 3 को चेंज नहीं कर सकता है। तो अमेंडमेंट आर नॉट लॉस विच मीन्स दे कैन चेंज समथिंग। ये तो क्लियर कट बोला है कि दे कैन चेंज, दे कैन मॉडिफाई, दे कैन रिमूव द लॉ इटसेल्फ। ठीक है, दैट इज रियली पॉसिबल। तो भैया उसका ये मतलब है कि क्या अमेंडमेंट के द्वारा पूरे के पूरे कॉन्स्टिट्यूशन को बदल सकते हैं? तो ये एक केशव नंदा भारती का केस आया था जो भारत के इतिहास का सबसे महत्वपूर्ण केस बनाया गया था दोस्तों। इसमें 13 जज की बेंच बैठी थी, है ना। द लॉ डिक्लेयर्ड बाय सुप्रीम कोर्ट इज बाइंडिंग ऑन द ऑल, ऐसा कॉन्स्टिट्यूशन बेंच ने कहा था। और उन्होंने केशव नंदा भारती केस के अंदर कहा कि अमेंडमेंट के द्वारा अगर कोई चीज चेंज होती है तो वो चेंज कर सकता है, पर वो एक बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन को नहीं बदल सकता। जितने भी जज थे, 13 के 13 जजेस ने अपना अपना इंटरप्रिटेशन दिया था उस बेसिक स्ट्रक्चर को। उसका ये मतलब हो गया कि दैट बेसिक स्ट्रक्चर की जो अंडरस्टैंडिंग है उसमें कोई एग्जॉस्टिव लिस्ट नहीं है कि ये लिस्ट बना दी कि इतनी लिस्ट में उसका नाम है, ना, ऐसा नहीं है। ठीक है, उसका ये मतलब है कि इसके अंदर जो जजेस ने बताया वो आइडियाज बताए। अब उसके द्वारा अगर कोई बदलाव करना है तो अब उस बातों को समझना पड़ेगा। वो जो उन्होंने कमेंट लगाई उन कमेंट को समझ के बताना पड़ेगा कि क्या इस चीज को बदलना इज इक्वल टू बेसिक स्ट्रक्चर कहा जाएगा कि नहीं। कि भारत के अंदर फ्रीडम ऑफ रिलीजन है, क्या फ्रीडम ऑफ रिलीजन को हटाना भारत के बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्राइन के खिलाफ है? तो भाई देखना पड़ेगा कि बेसिक स्ट्रक्चर के अंदर बोला गया था कि फंडामेंटल राइट है, फंडामेंटल राइट को आप बदल नहीं सकते हो। तो भैया हाँ, तो वो बेसिक स्ट्रक्चर के मुताबिक नहीं होगा और इसकी वजह से, है ना, आप फ्रीडम ऑफ स्पीच और फ्रीडम ऑफ रिलीजन को हटा नहीं सकते हो। समझ में आया ना दोस्तों? चलिए बढ़िया, ठीक है। तो ये जगदीप धनकर साहब कुछ बड़ी लड़ाई लड़े। उनका बेसिक ऑब्जेक्टिव है एनजेएसी के ऊपर 99th अमेंडमेंट के द्वारा, ठीक है,
समझना, 99th अमेंडमेंट के द्वारा नेशनल जुडिशियल अपॉइंटमेंट कमीशन लगाया गया था मोदी गवर्नमेंट के द्वारा, जब पहली बार मोदी गवर्नमेंट आई थी तब, ठीक है। उनका पहला ही अटैक था जुडिशरी के ऊपर कि जुडिशरी का पूरा पावर अपने हाथ में ले लो। हालांकि जुडिशरी हैज़ टू बी इंडिपेंडेंट, और जुडिशरी के अपॉइंटमेंट के अंदर, जुडिशरी के लोगों के काम करने के नज़रिए के अंदर, और जुडिशरी के लोगों को निकालने, दैट इज़ उनके रेजिग्नेशन के अंदर कोई एग्जीक्यूटिव पावर होना नहीं चाहिए। और मोदी गवर्नमेंट का सबसे पहला मुद्दा था कि भैया ले लो उनका हाथ से पूरा पावर विथ रिस्पेक्ट टू अपॉइंटमेंट, और ये हो गया एनजेएसी। सुप्रीम कोर्ट ने 1 साल तक मुहिम लगाई, पूरी डिबेट चली पूरे साल भर, और बाद में सुप्रीम कोर्ट ने जजमेंट दिया कि बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्राइन के मुताबिक ये एनजेएसी बिल्कुल गलत है, उसको निकाल दो। और उसको निकाल दिया, रिपील कर दिया दोस्तों, ठीक है, उसको रिपील कर दिया। अब उस रिपील करी हुई चीज के ऊपर, है ना, जगदीप धनखड़ साहब अपनी पूरी लड़ाई लड़ रहे हैं, ठीक है, जो बिल्कुल गलत लड़ाई लड़ रहे हैं, पर लड़ रहे हैं, क्या करें भैया। इंडिया की तरफ से बड़ा महत्वपूर्ण मुद्दा डेवलप हुआ, फेडरेशन ऑफ इंटरनेशनल हॉकी मेंस वर्ल्ड कप 2023, है ना, कंसिक्यूटिवली सेकेंड टाइम इंडिया में मनाया जा रहा है, बहुत अच्छी बात है। और ये किधर, है ना, ये सब उड़ीसा में किया जा रहा है, और उड़ीसा में हमने इस बार मैस्कॉट लगाया जिसका नाम है, यू कैन से ऑलिव रिडली टर्टल के नज़रिए से इसको कहा गया ऑली, है ना, ये जो आपको टर्टल दिख रहा है दैट इज ऑली, बराबर है, ये उड़ीसा में लगाया गया। बड़ी मज़ेदार सी चीज़ है, भारत में ऐसा करने वाला, मतलब भारत ये ऐसा पहला कंट्री होगा जिसमें कंसिक्यूटिवली ये हॉकी वर्ल्ड कप 2 बार मनाया जा रहा है। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। इसका इनॉग्रेशन हुआ अभी, है ना, वी शुड नो अबाउट दिस, सो दैट इज वेरी क्रूशियल, ठीक है। फिर गोल्डन ग्लोब्स अवार्ड अनाउंस करे गए, और स्टीवन स्पिलबर्ग इसको लेकर गए इस गोल्डन ग्लोब अवार्ड को, ठीक है। उनकी मूवी आई थी बहुत ही मज़ेदार जिसका नाम था फेबलमैन्स, उसके लिए उनको बेस्ट डायरेक्टर का एक से खिताब दिया गया। उनका खुद का एक तरीके से ऑटोबायोग्राफिकल सिनारियो था फेबलमैन के अंदर, जब वो टीनेजर थे तो उनके साथ क्या क्या सिनारियो हुआ, ठीक है, उसके बारे में उन्होंने उसमें बात करी गई है ना। तो ये मज़ेदार सा अवार्ड मिला, और ये इसके साथ साथ भारत के लिए भी एक बड़ा मज़ेदार सा समय आया जहां पे भारत में बनी हुई मूवी और भारत में बनाया गया ये गाना, ठीक है, के ऊपर, है ना, बड़ा गोल्डन ग्लोब अवार्ड मिला दोस्तों। सबसे अच्छा एक इनसे गाने के ऊपर ये अवार्ड मिला, काफ़ी तगड़ा गाना था, काफ़ी मज़ेदार सा म्यूज़िक था। उसके पहले दोस्तों आपको जानकारी के लिए जीके के नॉलेज से बता दीजिए कि ये जो गाना जिस जगह पे शूट किया गया था, जिस जगह पे ये पूरा गाना का डांस का सीक्वेंस बनाया गया था, ये था यूक्रेन का राष्ट्रपति भवन। ये देखिए आपके सामने फोटोग्राफ लेकर आए, यूके का राष्ट्रपति भवन, वहाँ पे ये गाना शूट किया गया था दोस्तों, ठीक है। और एक मज़ेदार सा मीम भी आया था, ठीक है, पुतिन के कान में बोला जा रहा है, पुतिन जी वेस्टर्न कंट्रीज ने, है ना, बेस्ट सॉन्ग भी दे दिया किसको, नाटो नाटो को, है ना। काफ़ी मज़ेदार सा, मतलब मीम बनाने वाले कुछ तो अच्छे दिमाग वाले होते हैं, ऐसे इंटेलिजेंट लोगों को तो भैया सलाम है भाई, तुम्हें, तुम तो अच्छे आदमी हो, है ना। अब सबसे पहले इंडियन जिसको गोल्डन ग्लोब अवार्ड मिला था फॉर म्यूजिक, इट इज AR रहमान, दैट इज गिवन फॉर अ मूवी कॉल्ड स्लम डॉग्स मिलियनर। अब जिनको मिला है, ये भाई साहब का नाम तो बताइए, क्या आपको नाम अभी मुंह जुबानी याद है? याद है तो फटाक से कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए, नहीं याद है तो भैया फिर किस बात का नाटू नाटू तुम्हें पता है, किस बात का करंट अफेयर की तैयारी कर रहे हो? याद करो अपने आप को कि तुम करंट अफेयर वाले बच्चे हो, तुम ऐसे थोड़ी नाटू नाटू पे गाना मतलब डांस करने वाले हो। मोदी साहब ने याद करवा दिया ग्लोबल साउथ के बारे में। दोस्तों अगर आपको याद हो ग्लोबल साउथ के बारे में, अगर आप प्रो टैलेंट की रेगुलर एक्टिविटी को फॉलो करते हो तो हमने आपको ग्लोबल साउथ के बारे में तगड़ा सा ज्ञान दिया था। व्हाट इज ग्लोबल साउथ, उसका ऑब्जेक्टिव क्या है, मोदी साहब ने याद करवा दिया है। तो खटाक से कमेंट बॉक्स में लिखिए ग्लोबल साउथ क्या है, और मोदी साहब इस ग्लोबल साउथ के बारे में क्या बता रहे हैं, इस सेंटेंस को ग्लोबल साउथ क्या है उसके साथ कनेक्ट करके मुझे बताइए क्या मुद्दा है। श्रीलंका के सुप्रीम कोर्ट ने ऑर्डर किया है सिरिसेना को टू पे विक्टिम्स ऑफ बॉम्बिंग्स। दोस्तों
श्रीलंका की शुरुआत, श्रीलंका के डिबेकल की शुरुआत जिस बॉम्बिंग से हुई थी, दैट इज, जो भी स्टूडेंट्स प्रो टैलेंट के रेगुलर वीडियोस को फॉलो करते हैं उनको ये बिल्कुल पता होगा। श्रीलंका की पूरी टाइमलाइन में सबसे पहली टाइमलाइन हमने आपको बताई अप्रैल 2019 में जो ईस्टर बॉम्बिंग हुई थी, और उस ईस्टर बॉम्बिंग के बाद 2020 में कोरोना, और उसके बाद वहाँ की गवर्नमेंट बोलती है कि हम ऑर्गेनिक कंट्री बनेंगे, और ये पूरी सिस्टम श्रीलंका को डुबा के लेकर गई। और ये अप्रैल 2019 में जो ईस्टर बॉम्बिंग हुई थी, उस ईस्टर बॉम्बिंग में जिन लोगों की मौत हुई उन लोगों की बॉम्ब के लिए जिम्मेदार श्री सेना ग्रुप को पाया गया, और उनको पेमेंट करने के लिए बोला गया कि आपको कंपेंसेट करना पड़ेगा उन विक्टिम्स को, ऐसा उनको कहा गया। Yes or no? It is government failed to act on intelligence provided by India few weeks before the 2019 ईस्टर बॉम्बिंग। ठीक है, और इसकी वजह से विक्टिम फंड बनाना जाना चाहिए इनकी तरफ से, और उनको ही पैसा देना चाहिए। गवर्नमेंट इसके ऊपर ध्यान नहीं दे पाई, उसके बारे में कहा। दोस्तों, आपके लिए एक मजेदार सा राइटअप दिया है मेरी तरफ से। ये आपको इसलिए पढ़ना ज़रूरी है क्योंकि जिस तरीके से क्लैट आपसे आपका जो क्या बोलते हैं क्वांटिटेटिव टेक्निक के अंदर जिस तरीके की लैंग्वेज आपको दिया जाता है क्वांट के अंदर पढ़ने के लिए, वो यहाँ पे दी गई है। प्लीज़ इसको पढ़िएगा, इसको समझिएगा, इसको जो यहाँ लिखी हुई चीज़ है उसको पढ़िएगा, उसके साथ इसको कनेक्ट करिएगा यहाँ डेटा और टेबल के साथ, और समझिएगा कि क्या बातें हो रही है। Yes or no? सिमिलरली एक और रीडिंग आपके लिए दिया गया है, यूनियन गवर्नमेंट सेंस आउट मैसेज ऑफ यूनिटी एंड कॉन्फ्लुएंस। इसको ध्यान रखिएगा दोस्तों, एंड दिस इज वेयर आई एम एंडिंग द सेशन। थैंक यू वेरी मच फॉर ज्वाइनिंग विथ मी ऑन दिस सेशन। थैंक यू, हैव अ ग्रेट डे, एंड डोंट मिस आउट टू लाइक दिस वीडियो, सब्सक्राइब टू आवर चैनल, एंड टेल टू लार्ज नंबर ऑफ पीपल टू बी पार्ट ऑफ प्रो टैलेंट। थैंक यू, हैव अ गुड डे।